मेरे प्यारे साथियों, एनसीईआरटी की सीरीज में फिर से आज हम लोग एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी की सीरीज है उस कक्षा 7 की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जीन। शिल्पी जन्म में हम लोगों ने देखा कि सर एनसीईआरटी का अध्याय अच्छा तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन ये सीरीज जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी की, ये किसकी है? ये ओल्ड एनसीईआरटी है। और ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर थे, नए एनसीईआरटी में चैप्टर को हटा दिया गया। लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो हम ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों को पढ़ेंगे। कारण ये है कि परीक्षा में जो सवाल आते हैं उनसे ज़्यादा हमें फोकस एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस पे करना है। तो एनसीईआरटी की सीरीज में ये ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज का सिलेबस है और ये चैप्टर्स हैं, इन पर भी हम लोग पूरा फोकस करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिएगा और जहाँ जरूरत पड़े लिखते चलेगा। और क्योंकि ये भी खुद नोट्स है तो शॉर्ट में है और अगर आप चाहते स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। वैसे क्लास खत्म होने इसकी पीडीएफ ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्योंकि सरकारी नौकरी की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो एनसीईआरटी मानी जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि नगर व्यापारी और शिल्पी जन, तो मध्यकाल में अनेक नगरों का विकास हुआ। इस समय के दौरान जो शहर प्रमुखता से उभरे वे प्रशासनिक केंद्र, बंदरगाह शहर और मंदिर शहर थे। माने जो प्रमुखता से मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो जो शहर उभर कर आए उनके लिए प्रमुख था कि प्रशासनिक केंद्र अच्छा था, जहाँ बंदरगाह थे, मंदिर था, वहीं पे। अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में हम लोग आज के चैप्टर्स में पढ़ेंगे मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र पढ़ेंगे। मध्यकालीन में जो मंदिर नगरों का उदय हुआ उसका क्या कारण था, कुछ प्रमुख छोटे शहर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम्पी है, सूरत है, इनके बारे में, मसूलीपट्टनम है। प्रशासनिक केंद्र की बात करें, तीर्थस्थल, बड़े छोटे व्यापारी, शिल्प, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेसन। आप अंत तक बने रहिएगा। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर मंदिर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत प्रक्रिया है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और सहकारी में लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। जैसे गुजरात में सोमनाथ, तमिलनाडु में कांचीपुरम व मदुरै, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी। ठीक है, अब हम और आगे देखें। अगर कह रहा है कि मध्यकाल में निम्नलिखित कारणों से भारत में कई मंदिर नगरों का उदय हुआ। मंदिर धन के बड़े केंद्र थे। कई तीर्थयात्रियों ने शहर का दौरा किया जिससे शहर को राजस्व प्राप्त हुआ। कई तीर्थयात्रियों ने क्या किया? शहर का दौरा किया, शहर में राजस्व प्राप्त हुआ। चूंकि अधिकांश मंदिरों का निर्माण शासकों ने अपने धन और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया था, इसलिए उन्होंने मंदिरों को कई भूमि अनुदान दिए। मंदिर के जो अधिकारी उन्हें अपना केवल त्योहारों को मनाने, अनुष्ठान करने और तीर्थयात्रियों को खिलाने के लिए धन का उपयोग किया, बल्कि व्यापारी और बैंकिंग के वित्त पोषण में भी धन का निवेश किया। तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। कई पुजारी, शिल्पकार, व्यापारी और कार्यकर्ता मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए मंदिर के पास बस गए। इस काल में कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं: तंजावुर तमिलनाडु, विदिशा मध्य प्रदेश, कांची और मदुरै तमिलनाडु, तिरुपति आंध्र प्रदेश। तो ये मिलान करने के लिए भी आपकी परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए इनको रख लीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की जो सीढ़ी है ना वो एनसीईआरटी से होकर ही जाती है। तो आपको एनसीईआरटी पर पूरा फोकस रखना होगा। आइए देखते हैं, कई जो तीर्थ स्थल भी प्रसिद्ध हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। कई तीर्थस्थल भी प्रसिद्ध शहरों में विकसित हुए। उनमें कुछ उत्तर प्रदेश, वृंदावन, तमिलनाडु और तिरुवन्नमलाई, अजमेर धार्मिक अस्तित्व का केंद्र बन गया, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सभी धर्मों के लोग आते थे। अजमेर के पास एक झील जिसे पुष्कर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा था पुष्कर झील कहाँ है, तो अजमेर के पास है। प्राचीन काल से तीर्थयात्रियों के द्वारा दौरा किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है एनसीईआरटी की सीरीज में छोटे शहर। इस काल में अनेक छोटे नगरों का भी उदय हुआ। ये संभवतः बड़े गांवों से विकसित हुए। इन शहरों की निम्नलिखित विशेषता थी। इन कस्बों में मंडापिका मंडी या बाजार थे, जहां से ग्रामीणों ने अपना माल खरीदा था। उनके पास सड़क बाजार भी थे, जिन्हें हट्टा हाट कहा जाता था, जहां विभिन्न प्रकार के सामान और वस्तुएं बेची जाती थी। इन नगरों में कुम्हार, लोहार,
चीनी बनाने वाले, तेल बनाने वाले आदि जैसे कारीगरों के लिए अलग सड़कें भी थी। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। दूर दूर से बहुत से लोग इन छोटे शहरों में तरह तरह के उत्पाद खरीदने आते थे। बहुत से लोग इन नगरों में केसर, सुपारी, नमक, मसाले आदि वस्तुओं को बेचने भी आते थे। बाद में जमींदारों या सामंतों ने इन शहरों में अपना महलनुमा घर बनवा लिया। वे व्यापारियों के दुकानदारों, कारीगरों आदि पर कर लगाते थे। कुछ मामलों में उन्होंने स्थानीय मंदिर अधिकारियों को एक कर एकत्रित करने का भी अधिकार दिया था। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि मंदिर और मंदिर के किनारे बसे शहर कहीं न कहीं राजस्व का एक स्रोत बनता जा रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 मुख्य नगरों का अध्ययन। अब देखते हैं कौन कौन से 3 ऐसे मुख्य नगर हैं जिसमें एनसीईआरटी ने जगह दिया है, जो एनसीईआरटी में जिसे जगह दिया गया है। पहला है हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। ये पूछा जा सकता है, तो आप ये जान लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी शहर की स्थापना 1336 में हुई थी। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और एक अच्छी तरह से किलेबंद शहर था, और एक अच्छी तरह से किलेबंद शहर भी था। यह शहर खूबसूरत मेहराबों, गुंबदों, खंभों वाले हालों वाली विभिन्न स्थापत्य इमारतों का घर था। अब हम लोगों ने देखा हम्पी सुनियोजित बाग और बगीचे भी थे। अपने चरम पर 15वीं और 16वीं शताब्दी में यहाँ एक महान वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र था। मुस्लिम व्यापारी, मूर मतलब मुस्लिम व्यापारी, चट्टी और यूरोपीय व्यापारियों के एजेंट शहर में व्यापार करते थे। शहर में सुंदर मंदिर थे जो सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे। विरूपाक्ष मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शहर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। महानवमी का त्यौहार बहुत जोश और ऊर्जा के साथ मनाया जाता था। तो यह एक इम्पॉर्टेंट बिंदुओं में से एक था जहाँ से हम लोगों ने इकट्ठा किया जो परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग और आगे देखते हैं। ये है आपका हम्पी का मंदिर। अब इसमें अगर हम देखें तो 1526 में गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बरार और बीदर के दक्कन राज्यों द्वारा विजयनगर साम्राज्य को हार के बाद हम्पी को बर्बाद कर दिया गया था। तो आप लोगों ने देख लिया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग बढ़ते हैं। सूरत एक बंदरगाह शहर था। हम्पी था जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो सूरत है एक बंदरगाह शहर था। आइए इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। गुजरात राज्य में सूरत मुगलों के शासन के दौरान पश्चिमी व्यापार का केंद्र भी था। शहर को मक्का का द्वार कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से कई तीर्थयात्री जहाज से रवाना होते थे और जहाज से आते थे। ये देखिए सूरत। अब हम लोगों ने देखा सूरत एक बंदरगाह शहर था जहाँ पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। एक अंग्रेजी लेखक के अनुसार विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज बंदरगाह पर लंगर डाले हुए पाए जा सकते हैं। सूरत का प्रमुख कपड़ा बाजार था। कई खुदरा और थोक दुकानें थीं जो सूती वस्त्र बेचती थी। कपड़ा अपनी जरी, सोने के फीते के किनारों के लिए यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध थे। शहर में यूरोपीय व्यापारियों के कारखाने और गोदाम भी थे क्योंकि उन्हें व्यापार करना था। आगे हम लोग देखेंगे वैसे सूरत, जब हम लोग आर्ट के इतिहास की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। व्यापारिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न देशों से सूरत आने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई विश्राम गृह का निर्माण किया गया। शहरों में भव्य इमारत और उद्यान भी थे। सूरत भी इस समय एक प्रमुख बैंकिंग केंद्र था। सूरत हुंडियों को काहिरा मिस्र, बसरा इराक, एंटवर्प बेल्जियम से के दूर के बाज़ारों में स्वीकार किया गया था। हुंडी एक व्यक्ति द्वारा जमा किया गया एक नोट है। इस राशि का दावा जमा का नोट पेश करके कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, मैंने कोई जमा और करे और उसका अधिकार कोई और पेश करे भी मेरा पैसा यहाँ पे जमा है। मुगल साम्राज्य के पतन कारण पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बॉम्बे से प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे शहर का क्या हुआ, पतन हुआ। धीरे धीरे क्या हो गया, शहर का पतन हुआ।
आगे अगर हम लोग देखें, मसूलीपट्टनम एक मछली पकड़ने का शहर। मसूलीपट्टनम शहर, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, वर्तमान आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। यह एक बंदरगाह शहर था और डच और अंग्रेजी दोनों ने शहर पर नियंत्रण हासिल करने के प्रयास के लिए शहर में किला डचों द्वारा बनाया गया था। तो मछलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। ये मछली पकड़ने का शहर भी था, आगे चलकर बंदरगाह का रूप भी ले लेता है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के डेल्टा पर था। यह बंदरगाह शहर था। डच अंग्रेज दोनों शहर पर नियंत्रण हासिल करने के प्रयास किए। शहर में किला डचों द्वारा बनाया गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ बातें साफ निकल कर आती हैं। यह शहर गोलकुंडा का हिस्सा था जिस पर कुतुब शाही शासकों का शासन था। यूरोपीय हाथों में व्यापार के पारित होने से बचने के लिए उन्होंने वस्त्रों और मसालों अन्य उत्पादों की बिक्री पर विभिन्न प्रकार के कर भी लगाए। यूरोपीय फारसी व्यापारी जैसे स्थानीय अमीरों जैसे विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा ने शहर को समृद्ध बना दिया। क्या किया? शहर को समृद्ध बना दिया। बाद में शहर मुगलों के हाथों में चला गया जब 1686-87 में औरंगजेब ने द्वारा गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया गया था। आगे हम लोग देखेंगे 17वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय व्यापारियों ने अपना आधार बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि इन शहरों को प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में भी विकसित किया जा सकता था। कभी मसूलीपट्टनम का हलचल भरा शहर धीरे धीरे कम होने लगा और आज केवल एक छोटा सा शहर है। आज क्या है? एक छोटा सा शहर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हम बढ़ते हैं प्रशासनिक केंद्र की तरफ। किसकी तरफ? प्रशासनिक केंद्र की तरफ। चोल राज्य की राजधानी तंजावुर, जो कावेरी नदी के पास बसा था, राजराज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल जिसमें कई मंडप बने थे। ये पूछा जाता है कि राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राज चोल द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके आ चुके हैं। अगर हम बात करें प्रशासनिक केंद्र में तो ये समझ में आता है कि राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। नगर उन बाजारों में हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री हो रही है। उरैयूर में अभिजात वर्ग सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। हम बात करते हैं तीर्थ स्थल की। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन यहाँ बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे, जहाँ से प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री क्या है? आते रहे हैं। अब यहाँ बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संग बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनका घोड़ा खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। अफ्रीका सोना और हाथी के दांत, दक्षिण पूर्व एशिया चीन से मसाले, टीन, चांदी लेते थे। नगरों में शिल्प, हम बात करते हैं नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कशीरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास साफ करना, कातन रंगना स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता भी होती थी। अब एक टॉपिक है नए व्यापारियों शहरों का उदय। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, और टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा, ताकि सभी क्लास की नोट्स वीडियो मिलती रहे। मेरी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में उपलब्ध रहती है। ठीक है। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय व्यापारियों ने प्रमुखता हासिल करना शुरू कर दिया। वे मसालों और वस्त्रों का व्यापार करते थे, जिनकी यूरोपीय देशों में अत्यधिक मांग थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डचों ने भारतीय व्यापार
तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों ने अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण समुद्री व्यापार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंटों के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेज भारत में सबसे सफल आर्थिक और बाद में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूरोपीय अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के कारण समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कर लिया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर दिया, कमीशन मोटा देकर। अंग्रेज भारत में सबसे सफल आर्थिक के बाद राजनीतिक शक्ति के रूप में भी आगे चलकर उभरते हैं। ठीक है। और अगर हम देखें तो अंग्रेज, फ्रांसीसी, डचों ने भारतीय व्यापार तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी कंपनियों का भी गठन किया था। अब यहाँ पर परिष्कृत और जटिल रूप से डिजाइन किए गए कपड़े और महान विदेशी बाजारों के साथ भारतीय वस्त्रों का विस्तार इस समय शुरू हुआ। कताई, बुनाई, रंगाई आदि के शिल्पों का विस्तार हुआ। जैसे से बहुत से लोग कपड़ा से संबंधित काम कर रहे थे, शिल्पकारों की स्वतंत्रता खोने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने यूरोपीय लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि उन्हें यूरोपीय एजेंटों से किए गए वादे के अनुसार कपड़ा बुनना था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत लोग कपड़ा संबंधित काम कर रहे थे, शिल्पकारों की स्वतंत्रता खोने लगी क्योंकि उन्होंने यूरोपीय लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि उन्हें यूरोपीय एजेंटों के लिए अपने वादे पूरा करना और कपड़े बुनना है। बुनकरों ने भी अपनी स्वायत्तता खो दी क्योंकि उन्हें ऐसे डिजाइन तैयार करना था जिसकी मांग यूरोपियों ने की। इस समय के दौरान 3 शहर उभरे, 3 शहर, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। इन शहरों में यूरोपीय आबादी से मूल आबादी का स्पष्ट सीमांकन देखा गया था। यूरोपियनों ने नगरों में किलों का निर्माण किया। वे मद्रास में सेंट जॉर्ज किले, कलकत्ता में सेंट विलियम्स किले आवासों में रहते थे। उन्हें श्वेत बस्तियों के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि इन पर यूरोपीय लोगों का कब्जा था। काले नगरों में स्थानीय कारीगर, व्यापारी और शिल्पकार निवास करते थे। मतलब हमारा ही देश 2 भागों में बट गया था, ये एनसीईआरटी के तहत। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में। तो अब हमने देखा वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके 1498 कालीकट भारत पहुंचा। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 वेस्ट इंडीज पहुंचा था। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ लिया, जो अपडेटेड नोट्स है, मतलब जो ओल्ड नोट्स था। अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व करना भी ज़रूरी है हमारे लिए और आपके लिए भी। इसके साथ साथ इसका उत्तर भी रहेगा। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो ये पूछा जाने वाले सवालों में से एक है। तो 11वीं सदी में बना। कौन बनवाया था? कमेंट कर बताइएगा। अजमेर में सूफी संत से संबंधित था तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले भी और नोट्स में भी था। हम्पी साम्राज्य की राजधानी किसकी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हालैंड के वासियों ने आंध्र प्रदेश में अपनी बस्ती जो बनाई उसका नाम क्या रखा? मसूलीपट्टनम। क्या रखा? मसूलीपट्टनम। ऊपर के सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब और आगे चलते हैं आपके साथ। सही और गलत अब आपको बताना है। हम राजराजेश्वर मंदिर की मूर्तिकार स्थापित का नाम एक शिलालेख से जानते हैं, आज हम लोगों ने पढ़ा है। सही है। सौदागर लोग काफिलों में यात्रा करने के बजाय अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे। तो कहेंगे सर नहीं, ये गलत है, काफिलों में यात्रा करते थे। काबुल हाथियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। बताइए। नहीं, तब क्या था? सूरत बंगाली खाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारी पत्तन था। सूरत बंगाली खाड़ी पर, गलत। अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अब एक सवाल है, तंजावुर नगर को जल का आपूर्ति कैसे की जाती थी? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपने एनसीईआरटी में नोट्स में भी नहीं देखा, लेकिन इसका सलूशन आपको देना है। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी के पास तंजावुर नगर बसा हुआ था। यह नगर बाजारों की हलचल से भरा हुआ था, जहां अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषणों की बिक्री होती थी। यहाँ कुओं और तालाबों से जल की आपूर्ति की जाती थी। अब प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? मद्रास जैसे बड़े नगरों में स्थित ब्लैक टाउन्स में कौन रहता था? ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारियों को ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया था। वहाँ व्यापारियों और शिल्पकारियों के अतिरिक्त सभी बुनकर जैसे कारीगर, सौदागर, इन सबको भी ब्लैक टाउन्स में रखा गया।
आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? जरा कमेंट करके बताइएगा, आपके विचार से नगर के आसपास मंदिर क्यों विकसित हुए? मैंने आज के सेशन में चर्चा किया। मंदिरों करता धरता मंदिर के धन को व्यापारियों और साहूकारों में लगा देते थे। धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिरों के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिरों के आसपास नगरों का विकास होता गया। इस रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिलसा, विदिशा, गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरई, आंध्र प्रदेश मतलब तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तो इस प्रकार देखा हम लोगों ने, नगर ही बसते गए मंदिरों के किनारे। एक सवाल है, मंदिरों के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पी जन कितने महत्वपूर्ण थे? तो आज का लेसन भी यही है। देखिए, नोट समझकर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर है। एज ए गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ यहाँ पे। शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इनका नाम बिदरी पड़ गया। ये पूछा जाता है, बिदरी। इसके साथ ही शिल्पी जन मंदिर निर्माण के रखरखाव में भी महत्व रखते थे। ये पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, किसान, लोहार, राजमिस्त्री बड़े भी मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक थे। अगर हम बात करें, शलियार तथा कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए। मंदिरों में भारी दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वस्त्र निर्माण संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। एक सवाल है, लोग दूर दूर के देश प्रदेशों में सूरत ही क्यों आए? अब आप जरा जवाब दीजिएगा, आपके मन में क्या आता है इस प्रश्न का जवाब? तो आपने देखा कि सूरत एक सर्वदेशी नगर था, जहाँ सभी जातियों धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। सूरत में अनेक ऐसी दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक फुटकर कीमतों पर बेची थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरी जरी के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन, असंख्य मनोरंजन स्थल, सूरत में कठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। इसी कारण लोग दूर दूर के प्रदेश से सूरत आते थे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन, तंजावुर जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन को किस प्रकार भिन्न था? ये बहुत ही यूनिक सवाल है और मैं चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पाद तंजावुर जैसे नगरों शिल्प उत्पाद से निम्न प्रकार भिन्न था। कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्पकारों को ब्लैक टाउन में रहना पड़ता था तथा उनके द्वारा बना माल ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लेती थी। लेकिन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्पकार अपना बना माल अपने ढंग से बेचते थे। कलकत्ता जैसे नगरों में बुनकरों को उनके द्वारा बुना गया कपड़ा यूरोपीय कंपनियों के एजेंटों द्वारा खरीदा जाता था। लेकिन तंजावुर जैसे नगरों में ये व्यवस्था नहीं थी। कलकत्ता मुख्यतः शिल्प उत्पादन, सूती रेशमी उत्पादन तक ही सीमित था। लेकिन तंजावुर में मंदिर नगर के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ कांस्य की मूर्ति, धातु के दीपदान, मंदिरों की घंटियाँ, आभूषण आदि बड़े पैमाने पर निर्माण होता था। तो इस प्रकार हमने देखा कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों से कैसे अलग था। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, जहाँ पे सभी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की आपको पढ़ने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ को पूरा पढ़िएगा। सभी विषय की एनसीईआरटी की नोट्स उपलब्ध हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। आज कक्षा 7 के एनसीईआरटी के जो था वो पूरी लेसन समाप्त होते हैं। इसके बाद अगले सीरीज की तरफ हम लोग आपके साथ अग्रसर होंगे। थैंक यू, जय हिंद।